नमस्कार बच्चों। आज हम सब प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की के तहत जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा निर्मित कराए गए जैक बोर्ड के लिए कक्षा दशम के हिंदी विषय के मॉडल सेटों में से सेट 5 के खंड घ के प्रश्न और उत्तरों की चर्चा करेंगे। मेरा नाम दीपानिता चैटर्जी है और मैं CMSOE गर्ल्स पाकुड़ में हिंदी की शिक्षिका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें से हमें क्या करना है, प्रश्न संख्या 47 में से 52 के बीच किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और यह सभी प्रश्न दीर्घ उत्तरीय है। दीर्घ उत्तरीय यानी थोड़ा लंबा, थोड़ा ज्यादा लिखना होगा हमें, क्योंकि प्रत्येक संख्या का अंक कितना है, 5 अंक की है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, आग व सुई धागे के आविष्कार में सभ्यता क्या है? देखते हैं इसका उत्तर। सभ्यता संस्कृति का परिणाम है। संस्कृति व्यक्ति विशेष की योग्यता, प्रवृत्ति या प्रेरणा है, जिसके सहारे वह नए नए तथ्यों को करता है तथा विभिन्न प्रकार के आविष्कार करता है। अन्य आविष्कारों की तरह आग व सुई धागे का आविष्कार भी संस्कृति की ही देन है, जिसके परिणाम स्वरूप हम इनका उपयोग कर अपने जीवन को सुगम व सुखद बनाते हैं। अतः मानव द्वारा आग व सुई धागे का उपयोग किया जाना सभ्यता का उदाहरण है। आग और सुई का महत्व तो हमें पता ही है बच्चों। तो यहाँ ये उत्तर यहीं पे समाप्त होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? तो कवि क्यों कहता है, तो इसे हम पढ़ेंगे। चलिए। कवि निराला ने प्रस्तुत कविता में बादलों को क्रांति के सूचक के रूप में प्रस्तुत किया है। किसके सूचक के रूप में? क्रांति के सूचक के रूप में। समाज में कभी भी क्रांति, बदलाव की फुहार से यह रिमझिम बरसने अर्थात कोमल या मृदु भाव से नहीं आती है। यानी क्रांति जो है वो कोमलता से नहीं आ सकती, अपितु इसके लिए गरजने अर्थात विध्वंस की आवश्यकता होती है। इसलिए कवि नव सृष्टि के निर्माण के लिए बादलों से क्या कहता है? गरजने के लिए कहता है, जिससे वे प्यासे पीड़ित लोगों के जीवन में आशा, उत्साह तथा नई चेतना का संचार किया जा सके। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते थे? देखते हैं इसका उत्तर। कवि यानी कवि जयशंकर प्रसाद, कवि अपनी जीवन की व्यथा बताकर किसी को पीड़ित नहीं करना चाहते थे तथा वह भी जानते हैं कि लोग उनके जीवन की गाथा को सुनकर उसकी आलोचना ही करेंगे। वह संसार में मजाक का पात्र या व्यंग्य का पात्र बिल्कुल भी नहीं बनना चाहते। कवि जानते हैं कि उनका जीवन भी अन्य लोगों के जीवन के समान ही अभावग्रस्त रहा है, अतः उनकी आत्मकथा जीवन की यथार्थता का ही चित्रण है, जिसे व्यक्ति अपने जीवन में झांक कर भी देख सकता है। तो वो क्या मानते हैं? वो ये मानते हैं कि उनका जीवन भी आम लोगों की ही तरह है, अतः अलग से बताने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी विषय पर निबंध लिखे। तो यहाँ पर हमें ये 3 विषय दिए गए हैं, साथ साथ कुछ संकेत बिंदु भी दिए गए हैं। इन संकेत बिंदुओं को फॉलो करते हुए हमें क्या करना है? निबंध लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं। पहला क्या था हमारा? विज्ञान अभिशाप या वरदान। अब ये विज्ञान के पहले हमने देखा, पहला संकेत बिंदु विज्ञान के 2 रूप। अब इसकी वर्णना हम यहाँ पढ़ सकते हैं। एक मैं पढ़ देती हूँ, बाकी आप देखेंगे। विज्ञान एक शक्ति है जो नित्य नए नए आविष्कार करती है। यह शक्ति ना तो अच्छी है ना तो बुरी। अगर हम उस शक्ति से मानव कल्याण के कार्य करें तो वह वरदान प्रतीत होती है।
अगर उसी से विनाश करना शुरू कर दे तो वह क्या बन जाती है? वह अभिशाप बन जाती है। अब हमारा अगला संकेत बिंदु है विज्ञान वरदान के रूप में। तो विज्ञान से जो भी अच्छी चीजें हैं उनके बारे में हम यहाँ लिखेंगे विज्ञान से संबंधित। विज्ञान अभिशाप के रूप में, तो विज्ञान के कारण जो भी विध्वंस हुए हैं या जो भी बुरी चीजें हुई हैं उनके बारे में हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ निष्कर्ष लिखेंगे। वास्तव में विज्ञान को वरदान या अभिशाप बनाने वाला मनुष्य है। उसे वरदान या अभिशाप बनाना मानव के हाथ में है। इस संदर्भ में एक उक्ति याद रखनी चाहिए, विज्ञान अच्छा सेवक है लेकिन बुरा हथियार है। अगला देखते हैं हमारा शीर्षक क्या है, हमारा राज्य झारखंड। आप सब झारखंड में रहते हैं, आपको बहुत कुछ पता होगा आशा करती हूं। तो जो भी हमारे संकेत बिंदु है, सबसे पहले तो हमें अपने राज्य का परिचय देना है, हमारे राज्य के बारे में। अगला है उसकी सीमा, उसके बाद यहाँ के निवासी। अगला संकेत बिंदु है साधन, और अंततः उपसंहार में नए राज्य के निर्माण से यहाँ के लोग अत्यंत आशान्वित हैं। इस प्रदेश में अनेक संभावनाएं हैं। भरपूर खनिज संपदा होने के कारण इसके विकास का मार्ग खुलता नजर आ रहा है। यानी झारखंड के पास विकास के मार्ग खुलते आ रहे हैं, धीरे धीरे खुल रहे हैं। ठीक है। अगला है परोपकार। तो सबसे पहले हम देखेंगे परोपकार का अर्थ क्या होता है। परोपकार शब्द पर उपसर्ग एवं उपकार से बना है। उपकार अर्थात परोपकार, जिसका अर्थ होता है दूसरों की भलाई करना और दूसरों की सहायता करना। तो परोपकार का क्या अर्थ है? दूसरों की भलाई और दूसरों की सहायता करना। अब हम आगे देखेंगे परोपकार का महत्व, इसके कुछ उदाहरण। ठीक है, जैसे इसके उदाहरण यहाँ कहते हैं, प्रकृति के कण कण में बसे हैं। जिस तरह से वृक्ष कभी भी अपना फल नहीं खाते, नदियां अपना पानी नहीं पीती, सूर्य अपनी रोशनी से हमारे घर भरता है। ठीक है, तो इन सबों से हमें परोपकार की भावना सीखनी चाहिए। उपसंहार आ जाते हैं अब उपसंहार में। इस प्रकार हम देखते हैं कि परोपकार में किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता, बल्कि वह मानवता के नाते दूसरों की भलाई करता है। सर्वे संतु सुखिना सर्वे वदन्तु निरामया, यही भावना होती है परोपकार के पीछे। यह क्या है? यह सज्जनों का आभूषण है, इससे समाज पुष्ट होता है। अतः दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाएं और दूसरों के प्रति हीन भावना ना रखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह है स्ववृत्त। पिछले सेटों में भी आपने देखा होगा, तो स्ववृत्त के जो होते हैं ना, बहुत सारे तरीके होते हैं। यहाँ हमने थोड़ा सा एक अलग तरीका हम देखेंगे। जैसे ये पत्र तो हम लिखते हैं हमेशा, आवेदन पत्र, जिसे भी हमें अपना स्ववृत्त भेजना है उनके बारे में लिखकर, विषय लिखकर हम एक पत्र लिखते हैं। ठीक है, जिसमें हम उन्हें कहते हैं कि आप हमारे स्ववृत्त का अवलोकन करें आदि ये बातें, अपना नाम। और इसके साथ अब हमने यहाँ पे क्या लिख दिया कि हमने इसमें कौन कौन से प्रमाण पत्र जो हैं वो संलग्न किए। यदि आपको नौकरी की आवश्यकता है तो सबसे पहले आपको अपने प्रमाण पत्र तो देने होंगे कि आपने पढ़ाई की है, या जिस विषय की ये जो है उसके लिए आपको देना पड़ेगा। तो पहला है 10वीं की अंक तालिका, 12वीं की अंक तालिका, स्नातक और MBA। आप स्ववृत्त में क्या करेंगे? सबसे पहले अपना परिचय, व्यक्तिगत परिचय, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान पता, स्थायी पता, दूरभाष या मोबाइल नंबर जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और ईमेल आईडी जिसे हम कहते हैं। उसके बाद अपनी शैक्षणिक योग्यता का ब्यौरा, सिलसिलेवार क्रम में 10वीं, 12वीं, BCom, MBA। किस वर्ष हमने ये किया, कौन से विद्यालय, बोर्ड, महाविद्यालय, उसके बारे में हम लिखेंगे। हमने कौन कौन से विषय लिए थे उनका वर्णन करेंगे।
और उसके बाद कौन सी श्रेणी और या कितने प्रतिशत अंक हमारे आए थे। इसके अलावा आप अपनी अभिरुचियां लिख सकते हैं, उपलब्धियां लिख सकते हैं, इसके साथ आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कार्यालय, ये तो हमने कर लिया, स्ववृत्त लिख लिया। उसके बाद है प्रश्न संख्या 52। इसमें पहला है छात्रावास में रहने वाले अपने छोटे भाई को समय के सदुपयोग का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखिए। तो हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले क्या है, ये एड्रेस है यानी पता। दूसरा, वो अपने भाई को पत्र लिखता है, प्रिय ब्राउन, स्नेह, आशा है तुम छात्रावास में आनंद पूर्वक होगे। हम यहाँ सदा तुम्हारी चिंता में रहते हैं। माताजी तुम्हारी पढ़ाई के बारे में पूछती रहती हैं। मैं उनको सदा यही कहता हूँ कि अपना ब्राउन पढ़ने में तेज है, इसलिए उसकी पढ़ाई की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद वह क्या कहता है अपने भाई से, प्रिय भाई, मेरी तुम्हें यह सलाह है कि छात्रावास के वे दिन दुर्लभ हैं। ये दिन लौटकर नहीं आएंगे, अतः अध्ययन में कोई अवसर चूकना नहीं चाहिए। मन लगाकर पढ़ना। किसी प्रकार की कोई जरूरत हो तो मुझे बताना। किसी विषय में कठिनाई आ रही हो तो उसमें ट्यूशन रखने में संकोच ना करना। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। तुम्हारा जोसेफ जॉर्ज। तो ये क्या है, ये भाई का नाम है और ये उसके बड़े भाई का, जिसने ये पत्र लिखा, ये उनका नाम है। अगला है ख में अपने मित्र को कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के उपलक्ष्य में बधाई संदेश। संदेश हमने पहले भी देखा है कैसे लिखते हैं। तो ये पहले हमने एड्रेस लिख दिया, पता लिख दिया, पाकुड़, दिनांक लिखा और उसके बाद मित्र का नाम, प्रिय मित्र, जैसे यहाँ पर है विनीत। सप्रेम नमस्कार, संबोधन करना आवश्यक है, जैसे पहले पत्र में भी है। क्योंकि ये इनका छोटा भाई था तो इसने क्या किया, स्नेह लिखा। उसी तरह अगले पत्र में यह अपने मित्र को सप्रेम नमस्कार कहता है। फिर आगे वो कहता है, तुम्हारा पत्र मिला, यह पढ़कर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि तुमने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आशा है कि भविष्य में भी तुम इसी मेहनत तथा लगन से अपनी पढ़ाई करोगे। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तुम्हारा मित्र मनीष वर्मा। तो इस प्रकार ये एक बधाई संदेश हो गया। आशा करती हूँ आपके सारे संशय दूर हो गए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।